मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सबसे पहले आप सभी को आजादी के 75वें महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था और आज 75 साल हो गए हैं हमारा देश को आजाद हुए। लेकिन दोस्तों, हमारा देश तो आजाद हो गया है, बट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र लोग हैं, वो भारत के भ्रष्टाचार नेताओं से अभी भी आजाद नहीं हुए। इसके लिए दोस्तों, अगर आपको आजाद होना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, तो आपको अच्छा एजुकेटर बनना जरूरी है। जब आप एजुकेट बनेंगे तब जाके आप किसी ऊंची पोस्ट पे सिलेक्ट होंगे और तब आप ऊंची पोस्ट पे जाकर दोस्तों किसी भ्रष्टाचार नेता को या भ्रष्टाचारी को या भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं, भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर ज्यादा चर्चा न करते हुए आज हम डिस्कस करते हैं चमोली जनपद में प्रसिद्ध दार्शनिक स्थलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पंचबदरी के बाद। पंचबदरी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पंचबदरी, पंचप्रयाग, पंच केदार कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और हम पंच केदारों में 3 केदार तो पढ़ चुके हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, और पंच प्रयागों में 5 प्रयाग भी हम चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग एवं टिहरी में डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करते हैं दोस्तों पंचबदरी। सबसे पहले जानते हैं पंचबदरी। दोस्तों, पंचबदरी में 5 मंदिर समूह हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है विशाल बद्री, उसके बाद आदि बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री और वृद्ध बद्री। तो ये 5 बद्री है और इन पंच बद्री को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों और डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बद्री विशाल या विशाल बद्री। दोस्तों, इस टॉपिक से यानी विशाल बद्री से अब तक यूके SSS के द्वारा 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। एटलीस्ट आज तक भी जितने भी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से इनसे एटलीस्ट 15, कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन तो सिर्फ बद्रीनाथ धाम से ही पूछे गए हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बद्रीनाथ भारत के 4 धामों और उत्तराखंड के 4 धामों में एक महत्वपूर्ण धाम है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से या कह सकते हैं धार्मिक दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से। क्योंकि चमोली में पर्यटन काफी विकसित हुआ है दोस्तों बद्रीनाथ धाम की वजह से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों पंचबदरी में विशाल बद्री। दोस्तों, माना जाता है कि माता लक्ष्मी ने यहाँ पर बेर वृक्ष का रूप धारण कर लिया था, जिसके नाम पर ये पड़ गया बद्री विशाल, बेर वृक्ष और बद्री। तो क्या माना जाता है कि माता लक्ष्मी ने यहाँ पर बेर वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। इसके पीछे लंबी कहानी है दोस्तों, आपको कहानी नहीं जाननी है, आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आना है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सबको वही पढ़ने हैं। दोस्तों, जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहता है बद्रीनाथ की कि निर्माण किसने किया, किसने इसका पुनरुद्धार किया, किसकी पूजा की जाती है, कितने पंचबदरी हैं। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? एटलीस्ट 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं यूके SSS के द्वारा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पंचबदरी, कई किताबों में ये भी लिखा गया है कि सप्तबदरी यानी 7 बद्री हैं, इनमें से 2 और बद्री हैं जिन्हें सप्तबदरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको मोस्टली सारे बद्री याद रखने दोस्तों। सबसे पहले पंचबदरी। पंचबदरी में कौन सा? विशाल बद्री, योगदान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री और आदि बद्री भी हो गया यहाँ पे बद्री। दोस्तों, हम विशाल बद्री के बाद जितनी भी आपके नेक्स्ट बद्री आएंगे, 4 बद्री आएंगे, उनको हम धीरे धीरे आगे क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं विशाल बद्री। दोस्तों, माना जाता है विशाल बद्री कि विशाल बद्री है कहाँ पर? सबसे पहले है किस जनपद में? कहाँ पर है? हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का चमोली जनपद। तो चमोली जनपद में है बद्रीनाथ या विशाल बद्री। बात आती है दोस्तों इसके निर्माण की। तो दोस्तों अब मैं
डिस्कस करता हूं मेन पॉइंट को कि मुगल शैली में निर्मित है, मुगल शैली में बना है विशाल बद्री, लेकिन कई कई किताबों में दिया गया है कि शंकुधारी शैली में बना है। मुगल शैली में भी बना है, शंकुधारी शैली में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है दोस्तों कि कौन सी शैली में विशाल बद्री बना है। तो आपको दोनों ध्यान रखने दोस्तों, मुगल शैली एवं शंकुधारी शैली। अगर एग्जाम में सपोज क्वेश्चन पूछ भी लेता एग्जामिनर, तो दोनों में से एक ऑप्शन देगा, या तो मुगल या तो शंकुधारी। यदि दोनों ऑप्शन देता है तो वहां पर वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है और सभी कैंडिडेट को इक्वल मार्क्स मिलते हैं वहां पर। तो बात करते हैं मुगल शैली में और शंकु शैली में 15 मीटर ऊंचा विशाल बद्री की प्रतिमा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर महाभारत काल में और पुराणों में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायणाश्रम, मतलब नर नारायण का आश्रम कह सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट या ये सारे चीजें मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायणाश्रम कहा जाता था बद्री विशाल को या बद्रीनाथ को। दोस्तों यहीं पर यदि पूछा जाए कि चमोली जनपद के अन्य नाम या चमोली को अन्य किस नामों से जाना जाता था, और इनमें से सपोज कोई ऑप्शन दे दे, तो इसी में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वैसे लाल सांगा कहा जाता है, प्राचीन नाम लाल सांगा था क्योंकि अलकनंदा नदी पर एक पुल बना हुआ था जो कि लाल रंग के सांगल से जुड़ा हुआ था, इसलिए चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा कहा जाता है। वहीं अलकापुरी भी कहा जाता है चमोली के प्राचीन नामों में। बाकी ये जितने भी बद्रीनाथ के पुराने नाम हैं या महाभारत काल के नाम हैं या पुराणों में लिखे गए नाम हैं, इनके नाम से भी चमोली को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ की वजह से ही चमोली जनपद फेमस है। और सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो बद्रीनाथ ही इंपॉर्टेंट है चमोली जनपद का। तो हम कह सकते हैं कि चमोली जनपद के भी अन्य नाम मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायण आश्रम। तो ये नाम है अलग अलग बद्री विशाल के, या विशाल बद्री कह सकते हैं, या चमोली जनपद की। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत के 4 धामों और उत्तराखंड के 1 धामों में प्रसिद्ध है बद्रीनाथ धाम, जो कि 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। 3100 यानी 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात आती दोस्तों कि किस पर्वत पर स्थित है बद्री विशाल। तो देखिए दोस्तों, नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित। कहां पर है हमारा विशाल बद्री या बद्रीनाथ? नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है। और इन पर्वत शिखर पर भी नर एवं नारायण, नर किसको कहा जाता है? अर्जुन को, और नारायण भगवान विष्णु को। नर एवं नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है। क्या है? पहली बात तो यह है कि नीलकंठ पर्वत पर स्थित है बद्रीनाथ। या दूसरा पॉइंट आता है कि नर एवं नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है बद्रीनाथ धाम। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों कि नीलकंठ पर्वत शिखर पर है बद्रीनाथ, और उनमें से भी नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है बद्रीनाथ धाम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं दोस्तों मंदिर के द्वार की, यानी मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं अप्रैल मई महीने में, और शीतकाल में यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं। तो अप्रैल मई में कपाट खुलते हैं और शरद ऋतु नवंबर तृतीय सप्ताह में बंद हो जाता है, यानी नवंबर के तृतीय सप्ताह में यहाँ बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। अब बात आती दोस्तों, जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा कहाँ पर की जाती है। तो शीतकाल में दोस्तों बद्रीनाथ भगवान की पूजा की जाती है जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में की जाती है बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा, या कह सकते हैं बद्रीनाथ भगवान का शीतकालीन आवास कहाँ पर है? जोशीमठ में। कहाँ पर? जोशीमठ के नरसिंहा मंदिर में। शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से नरसिंहा मंदिर
जोशी मठ में स्थानांतरित की जाती है। कि शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति सांकेतिक रूप से कहा, नरसिंह मंदिर जोशी मठ में स्थानांतरित की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मंदिर की ओर अधिमुख अलकनंदा नदी तट पर तप्त कुंड है। तप्त कुंड भी यहीं पर है दोस्तों, कहां पर, मंदिर की ओर अधिमुख अलकनंदा नदी तट पर। अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ धाम और वहीं पर एक तप्त कुंड भी है जो कि गर्म कुंड है। कौन सा कुंड है? गर्म कुंड है। तो यहां से भी किस प्रकार प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड गर्म कुंड है? तो तप्त कुंड दे देंगे और दे देगा एग्जामिनर ऑप्शन में, और 4 अन्य कुंड। तो आपको ध्यान रखना है कि तप्त कुंड गर्म कुंड है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब बात आती है कि बद्रीनाथ धाम की पुजारियों की। दोस्तों बद्रीनाथ धाम की पुजारी करते हैं रावल लोग। अब समझिए इस पॉइंट को, बद्रीनाथ धाम के पुजारी रावल शंकराचार्य वंशज, अर्थात जो रावल हैं वो शंकराचार्य के वंशज हैं। दक्षिण भारत के केरल मालाबार क्षेत्र के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। कौन होते हैं? दक्षिण भारत के केरल मालाबार क्षेत्र के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं रावल लोग, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज हैं। दोस्तों जो ये रावल लोग हैं, सिर्फ इन्हीं को बद्रीनाथ भगवान की पूजा करने का अधिकार है। और जो ये रावल लोग हैं दोस्तों, इन्हें विवाह ना करने का भी क्या है यहाँ पर अनुमति है, अर्थात इन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं है, विवाह करने का अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी रावल बद्रीनाथ भगवान की पूजा करेगा उसको विवाह करने की अनुमति नहीं है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों कि रावल लोगों को क्या शादी करने या विवाह करने की अनुमति नहीं होती है, ये अधिकार नहीं होता है जो शंकराचार्य के वंशज हैं रावल लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए ललित सूरदेव नामक कत्यूरी शासक ने भूमिदान में दी थी। अब बात आती है दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए यहां पर कत्यूरी शासक ललित सूरदेव नामक शासक ने बद्रीनाथ के लिए भूमिदान दी थी। किसने दी थी? पॉइंट है यहाँ पर कि बद्रीनाथ निर्माण के लिए कत्यूरी शासक ललित सूरदेव ने बद्रीनाथ के लिए भूमि दान दी थी। वहीं सेकंड पॉइंट आता है कि परमार वंश के राजा जगतपाल ने भी बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी। तो 2 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। क्वेश्चन तो एक ही बनेगा लेकिन आंसर दो हैं। यदि एग्जामिनर पूछता है कि निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक ने बद्रीनाथ के लिए भूमि दान दी थी, तो आंसर हो जाएगा ललित सूरदेव। यदि एग्जामिनर पूछता है कि निम्नलिखित में से परमार वंश के किस शासक ने बद्रीनाथ निर्माण के लिए भूमि दान दी थी, किसने दिया था? जगतपाल ने। आपको पता होगा दोस्तों कि परमार वंश का पहला शासक है जिसका ताम्रपत्र यानी सबसे पहले ताम्रपत्र मिला है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। और देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान राम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों। अब बात आती है बद्रीनाथ की निर्माण की, यानी बद्रीनाथ का निर्माण किसने किया और कैसे हुआ। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच। तो सबसे पहले जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर का प्रारंभिक निर्माण अजयपाल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, यानी बात आती है लगभग कब की? 1409 ईस्वी के आसपास है, 1492। अजयपाल 1492 ईस्वी के आसपास शासन करता है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। पहले चांदपुरगढ़ में ये शासन करता है, उसके बाद देवलगढ़, फिर श्रीनगर अपनी राजधानी ले जाता है। और 52 गढ़ों को भी एक करने का श्रेय जाता है अजयपाल को, जो परमार वंश का 37वां राजा है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर का प्रारंभिक निर्माण परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने शुरू किया, यानी अजयपाल के शासनकाल में शुरू हुआ। लेकिन
परंतु पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी शासकों को कहा जाता है। क्या कहा गया है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण अजयपाल के शासनकाल में शुरू हो गया था, लेकिन पूर्ण भव्य मंदिर कब तैयार होता है? कत्यूरी शासकों के समय में। यानी कत्यूरी शासकों का भी हाथ है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण में। अब बात आती दोस्तों यहाँ पर कि निर्माण तो किसने किया? अजयपाल ने शुरू किया और कत्यूरियों के शासनकाल में समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका आंसर शंकराचार्य जी भी है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य। दोस्तों माना जाता है कि जब शंकराचार्य यहाँ पर आए थे, कहाँ पर? उत्तराखंड में, तो उस समय उत्तराखंड में बोलबाला था बौद्ध धर्म का। यहाँ की राहुल सांकृत्यायन ने यह भी किया है कि जो बद्रीनाथ में मूर्ति है वो भगवान विष्णु की नहीं, बौद्ध भगवान की थी, क्योंकि उस समय उत्तराखंड में बौद्ध भगवान का प्रचलन था, उनका बोलबाला था। उसके पश्चात आते हैं यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि शैव धर्म और विष्णु धर्म को यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। तो दोस्तों माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले नारद कुंड में पड़ी भगवान विष्णु की काले रंग की प्रतिमा को बद्री धाम में स्थापित किया था, और उसके बाद उन्होंने वहां पर एक रावण जाति का ब्राह्मण रखा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने तो मंदिर का जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने मंदिर में प्रतिमा तो स्थापित कर दी, भगवान विष्णु की काले रंग की प्रतिमा तो स्थापित कर दी, लेकिन जो उसके पश्चात वहां पर उनकी पूजा के लिए रावल ब्राह्मण रखा गया, वो कहता है कि इस मंदिर में न तो कोई भक्त आ रहा है और न ही उसका खाने पीने का साधन मिला। अर्थात उसने कहा कि मैं इस मंदिर में क्यों बैठा हूँ? रावल ब्राह्मण कहता है इस मंदिर में क्यों बैठा हूँ? न मुझे खाने के लिए कुछ मिल रहा है, न कोई मंदिर में आ रहा है, न कोई दान दे रहा है। जब आ ही नहीं रहा कोई मंदिर में तो दान कैसे देगा? तो क्या करता है ये पहला रावल, फेंक देता है मूर्ति को नारद कुंड में। उसके बाद फिर भी दोस्तों यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में इस मूर्ति को नारद कुंड से उठाकर फिर से बद्रीनाथ में स्थापित कर देते हैं। इसीलिए बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण है उसका श्रेय जाता है आदि गुरु शंकराचार्य। और ये ध्यान रखना दोस्तों, साथ ही साथ आदि गुरु शंकराचार्य या रामानंदाचार्य थर्ड के द्वारा भी माना जाता है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, तो पहला आंसर है शंकराचार्य, दूसरा रामानंदाचार्य मार सकते हैं आप, तीसरा अजयपाल या कत्यूरी शासक। तो दोस्तों आपको जो आपके ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में उनके अकॉर्डिंग चलना है। यदि आदि गुरु शंकराचार्य भी दिया होगा, अजयपाल भी दिया होगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है शंकराचार्य को। वैसे तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा अगर चारों ऑप्शन देगा, लेकिन आप फिर प्रायोरिटी किसको देना? आदि गुरु शंकराचार्य की। तो बात आती निर्माण और पुनरुद्धार यानी रिपेयरिंग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा और रामानंदाचार्य द्वारा किया गया था। अब बात आती दोस्तों यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के भागों की। बद्रीनाथ मंदिर के भागों की दोस्तों एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बद्रीनाथ के कितने भाग है, बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है? आंसर तो होना था 3, लेकिन कई या अनेक बुकों में, अनेक किताबों में इसका आंसर 4 भाग भी है। अब जानते हैं दोस्तों कौन सा? सबसे पहले माना गया है सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। ये 3 भाग तो हैं ही बद्रीनाथ मंदिर के, लेकिन 2 और भाग कौन से? पहला हो गया सिंहद्वार, गर्भगृह, साल शिखर मंडप और गुंबदाकार शिखर। तो ये 4 पार्ट भी माने गए हैं बद्रीनाथ मंदिर के। आपको सिर्फ ध्यान रखना दोस्तों, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह ये 3 पार्ट हैं बद्रीनाथ मंदिर के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिमा काले रंग की तथा खंडित है। जो बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है वो काले रंग की खंडित प्रतिमा है, और मूर्ति के खंडित होने का कारण
शायद नारद कुंड में पड़े रहना। यानी मैंने बताया था जब नारद कुंड में से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति को उठाया था तो खंडित थी, यानी नारद कुंड में पड़ी थी, इसलिए वो खंडित थी दोस्तों भगवान विष्णु की प्रतिमा। तथा इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया, जो कि हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मुख्य मूर्ति के काले रंग की शालिग्राम शिला में चतुर्भुज, यानी जो मुख्य मूर्ति है उसमें काले रंग की शालिग्राम शिला में चतुर्भुज मूर्ति है, और पार्श्व में है दोस्तों नर नारायण की मूर्ति, दाहिने में कुबेर की, बाएं नारद की प्रतिमा। इसकी सबसे पहले देखिए पार्श्व में किसकी है, नर नारायण की, दाहिने में कुबेर की और बाएं में नारद भगवान की प्रतिमा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर राजबद्री। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था और उसका आंसर था राजबद्री, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई दोस्तों कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने कहां से पूछा। न किसी किताब में लिखा गया है, चाहे उत्तराखंड की कोई भी किताब उठा के देख लो आप, किसी भी बुक में राजबद्री का नाम नहीं आता है। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक कि इतनी सारी बुकों के पढ़ने के बाद भी मुझे ये श्योरिटी नहीं हुई, ये समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन, ये नाम कहां से पूछा गया है UKSSC के द्वारा। तो दोस्तों हो सकता है UKSSC ने राजबद्री को ही विशाल बद्री माना हो, यही इसका मीनिंग हो सकता है, क्योंकि किसी भी किताब में राजबद्री नाम नहीं दिया गया। तो मान सकते हैं कि UKSSC ने बद्रीनाथ या विशाल बद्री को ही माना है राजबद्री। तो ध्यान रखना, बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर राजबद्री। नेक्स्ट है दोस्तों बद्रीनाथ में स्नान हेतु 5 कुंड, 5 शिलाएं और 5 धाराएं हमने पढ़ी थी। सबसे पहले बात करते कुंडों की। तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड एवं मानुषी कुंड। नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, तो ये सारे कुंड हैं कहां पर, बद्रीनाथ में स्नान हेतु। जो 5 धाराएं हैं वो हम पढ़ चुके हैं, उर्वशी धारा, कर्म धारा, प्रहलाद धारा, ये सारी धाराएं हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिछले लेक्चर को। उसके बाद पंचशिलाएं, तो ये शिलाएं भी हम पढ़ चुके हैं, जिनमें से नारद शिलाएं दोस्तों 5 शिलाएं हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी को ये पूरा पॉइंट ध्यान रखना, बद्रीनाथ जो मंदिर है उसके लिए इतना ही जो ये नोट्स है दोस्तों ये काफी है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी और आप लोगों को ये सारे पॉइंट याद करने, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनसे 15 क्वेश्चन UKSSC के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं।